यहाँ पर हम देखें जैसे कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मोटर के रोटर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पर। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? बेटर स्पीड कंट्रोल इन बाउंड टाइप रोटर, ये सही है यहाँ पर, क्योंकि जो टॉर्क है वो डायरेक्टली स्टार्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके? R2 के। तो इन दी बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर सर्किट इज accessible by means of slip ring and extra resistance is added in rotor circuit. So wound rotor induction motor has high starting torque compared to the cage induction motor. तो केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसके अंदर होता है? बाउंड रोटर टाइप में। केज इंडक्शन मोटर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस देन बाउंड रोटर टाइप, ये भी सही है। एफिशिएंसी एंड पावर फैक्टर ऑफ केज मोटर इज हायर देन दी बाउंड टाइप रोटर, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखें बाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर है लो स्टार्टिंग टॉर्क, ये गलत है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका होता है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एज्यूम्ड प्योरली रेजिस्टिव देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन मोटर इज। तो मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होगी अगर मोटर प्योरली क्या दे रखी है? इफ द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एज्यूम्ड प्योरली रेजिस्टिव then the electromagnetic torque in motor is optimum with the load angle 90 degree. The induced EMF in the rotor lags the flux by 90 degree. Induced EMF in the rotor lag the flux by 90 degree. The induced EMF in the rotor lags the flux by 90 degree. If the rotor circuit is purely resistive, then we can say the torque is directly proportional to phi. Torque is directly proportional to phi to sin lambda and lambda equal to 90 degree. तो T यहाँ पर क्या होगा? ऑप्टिमम हो कहलाएगा T। नेक्स्ट हम देखें, वोल्टमीटर कनेक्टेड टू द रोटर सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर क्या है? वोल्टमीटर कनेक्टेड टू द रोटर सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर गिव्स 120 ऑसिलेशन पर मिनट। फाइंड आउट द मोटर स्लिप इफ द स्टेटर इज फीड 400 वॉट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो स्टेटर के अंदर 450 वॉट सप्लाई दी हमने, और यहाँ पर जो वोल्टमीटर है जो कि रोटर के सर्किट के अंदर कनेक्टेड है वो हमें रीडिंग दे रहा है 120 ऑसिलेशन पर मिनट। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है क्या? मोटर की स्लिप हमें ज्ञात करनी है। तो मोटर की स्लिप हम कैसे निकालेंगे? जैसे रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी हम देखें, रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्रीक्वेंसी 120 ऑसिलेशन पर मिनट दे रखा है, तो 60 तो ये आ जाएगा 2 हर्ट्ज जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसको अगर हम स्लिप टाइम इनटू फ्रीक्वेंसी करते हैं तो ये रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई। तो यहाँ से स्लिप हम निकाल सकते हैं। स्लिप कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी नॉर्मल हमारी 50 हर्ट्ज दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी हमारी स्लिप। तो स्लिप की वैल्यू हो जाएगी 4%। तो ये हमारा आंसर होगा। सो स्लिप होगी 4%। इफ द बी बाई एफ स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इफ द वोल्टेज इंक्रीज बाई 10% इन ऑर्डर टू कीप एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट। तो एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है हमें। वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया 10%, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने वोल्टेज इंक्रीज किया है? तो यहाँ पर हम देखें कि बी बाई एफ है, ये कांस्टेंट होता है इस टाइप की कंट्रोल मेथड में। तो जब ये कांस्टेंट रहेगा तो हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी 10% से। नेक्स्ट बात करें, जैसे the injected EMF in the rotor of induction motor is increased, its speed must have। The injected EMF in rotor of induction motor is increased, its speed must have। तो इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर? तो इसकी स्पीड की बात करें हम तो ये होगी सेम फ्रीक्वेंसी एज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। द इंजेक्टेड ईएमएफ इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर टू इंक्रीज इट्स स्पीड मस्ट हैव
same frequency as the slip frequency. The frequency of rotor induced EMF is slip frequency, and so injected EMF must have slip frequency. In a three-phase induction motor at constant stator supply voltage, the torque developed in motor is proportional to a low value of slip and to a high value of slip respectively. तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कांस्टेंट स्टेटर सप्लाई वोल्टेज दे रखा है और दी टॉर्क डेवलप्ड इन दी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो मोटर के अंदर जो टॉर्क डेवलप होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो मोटर के अंदर जो टॉर्क डेवलप होगी वो प्रोपोर्शनल टू होगी एस डिवाइड बाई आर टू के, एंड दी लो वैल्यू ऑफ स्लिप एंड टू वन बाई स्लिप एट हाई वैल्यू ऑफ स्लिप रेस्पेक्टिव। लो वैल्यू के लिए एस बाई आर टू होगी और हाई वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए वन बाई एस होगी। यानी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, टॉर्क की बात करते हैं हम तो यहाँ पर हम टॉर्क की टॉर्क क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इनटू एस टाइम एस स्क्वायर आर टू डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टाइम एक्स टू स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग एट अ लो वैल्यू ऑफ स्लिप की बात करें, एट लो वैल्यू ऑफ स्लिप हो जाएगी स्लिप टाइम एक्स टू इज लेस देन आर टू, तो लो वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एस डिवाइड बाई आर टू। हाई वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए हम बात करें आर टू की वैल्यू है लेस देन हो जाएगी एक्स टाइम एक्स टू से, आर टू की वैल्यू लेस देन आर टू से हो जाएगी, यानी आर टू की वैल्यू है हाई वैल्यू ऑफ स्लिप के लिए हो जाएगी, इसका मतलब टी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वन बाई स्लिप के, तो ये दोनों हमारे आंसर हैं। नेक्स्ट हम देखें, in three-phase induction motor draw a active power P and reactive power Q from a grid if they operated as a generator P and Q will respectively। तो यहाँ पर it is operated as a generator, जनरेटर की तरह ऑपरेट हो रहा है, तो P और Q क्या होगा यहाँ पर, P और Q दोनों यहाँ पर नेगेटिव होगा एक्टिव पावर, पॉजिटिव होगा रिएक्टिव पावर, अगर ये दोनों जनरेटर की तरह काम करने लग जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें, इन द केस ऑफ इंडक्शन मोटर वी हैव एज ए इंडक्शन जनरेटर, अगर इंडक्शन मोटर इंडक्शन जनरेटर की तरह काम कर रही है, इसका मतलब क्या है, टेक्स रिएक्टिव पावर एंड गिव्स एक्टिव पावर टू द ग्रिड, तो रिएक्टिव पावर लेगी और एक्टिव पावर ग्रिड को देगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, द पावर इनपुट टू 415 watt 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 975 आरपीएम इज 40 किलोवाट, तो 975 आरपीएम पर 40 किलोवाट दे रखी है यहाँ पर। द स्टेटर लॉसेज आर 1 किलोवाट, तो स्टेटर लॉसेज कितने दे रखे हैं यहाँ पर 1 किलोवाट दे रखे हैं। फ्रिक्शन एंड द विंडेज लॉसेज आर 2 किलोवाट, स्टेटर लॉसेज 1 किलोवाट दे रखे हैं, फ्रिक्शन विंडेज लॉसेज 2 किलोवाट दे रखे हैं। एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज अप्रोक्सीमेट, तो मोटर की एफिशिएंसी क्या होगी, तो मोटर की एफिशिएंसी की बात करें तो ये मोटर की एफिशिएंसी होगी 90%। जैसे एफिशिएंसी की बात करें आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू 100, तो पावर इनपुट टू दी रोटर क्या हो जाएगा, पावर इनपुट टू दी रोटर हो जाएगा 40 माइनस के 1, यानी यहाँ पर रखिए 40 किलोवाट, तो 40 माइनस के 1 पावर इनपुट टू दी रोटर, ये स्लिप कर देंगे 40 माइनस के 1, तो ये हो जाएगा 39, ये पावर इनपुट टू दी रोटर है। पावर किसको दी जा रही है, रोटर को दिया जा रही है पावर। और रोटर कॉपर लॉसेज की बात करें तो रोटर कॉपर लॉसेज क्या हो जाएंगे, स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट, रोटर पावर इनपुट, स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट से हम निकालेंगे इसको, तो स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट से ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, स्लिप इनटू रोटर पावर इनपुट से आ जाएगी 1000 माइनस के 975 डिवाइड बाई 1000 इनटू 39, ये वैल्यू आ जाएगी, तो इससे वैल्यू आ जाएगी 0.975 किलोवाट।
तो 0.975 किलोवाट की वैल्यू आ गई है। टोटल लॉसेज क्या होंगे यहाँ पर, तो ये आगे हमारे जो लॉसेज आए हैं वो 1 किलोवाट, तो ये लॉसेज रखें, 2 किलोवाट ये इधर लॉसेज रखें, और 0.975 ये किलोवाट लॉसेज आए हैं। तो टोटल लॉसेज हो गए हमारे 3.975 किलोवाट। तो लॉसेज के अकॉर्डिंग बात करें, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी 40 माइनस के 3.975 डिवाइड बाई 40 × 100, तो इससे एफिशिएंसी आ जाएगी 90% के आसपास। नेक्स्ट हम देखें, इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर इज इक्विवेलेंट टू एन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर विद द टैपिंग ऑफ। तो ये इक्विवेलेंट टू ऑटो ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 57.73% के अकॉर्डिंग होगा। एंड ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वो इक्विवेलेंट टू दे रखा है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। टैपिंग होगी यहाँ पर 57.73%। द डबल केज इंडक्शन मोटर इज एडवांटेज ओवर ए सिंगल केज इंडक्शन मोटर इन रेस्पेक्ट टू। तो डबल केज इंडक्शन मोटर है, इसका एडवांटेज है किसके रेस्पेक्ट में, सिंगल केज इंडक्शन मोटर के रेस्पेक्ट में। तो क्या एडवांटेज है यहाँ पर, इसका एडवांटेज ये है कि लोअर वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट इसकी होगी। डबल केज इंडक्शन मोटर एडवांटेज ओवर द सिंगल केज इंडक्शन मोटर इन रेस्पेक्ट टू द लोअर वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग करंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दी आउटर केज हैज हाई रेजिस्टेंस एंड दी लो रिएक्टेंस while the inner cage has low resistance and high reactance. Therefore, starting the current is mainly conformed to the outer cage. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं starting the current is mainly conformed to the outer cage with the consequent decrease in the starting current and increase in the starting torque. नेक्स्ट हम देखें, जैसे Which of the following statement is correct if air gap is increased in थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अगर एयर गैप इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, एयर गैप इंक्रीज कर देंगे तो पावर फैक्टर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। इन एयर गैप इंक्रीज देन इट डिमांड मोर मैग्नेटाइजिंग करंट। अगर एयर गैप इंक्रीज करेंगे तो मोर मैग्नेटाइजिंग करंट की ये डिमांड करेगा टू प्रोड्यूस फ्लक्स। फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर मोर मैग्नेटाइजिंग करंट की ये डिमांड करेगा एंड मेक्स दी मोटर ऑपरेट एट लो लैगिंग पावर फैक्टर। और यहाँ पर मोटर है लो लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर। तो कौन सी है यहाँ पर स्पीड कंट्रोल मेथड है जो कि यहाँ पर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए सुटेबल नहीं है। तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, वोल्टेज कंट्रोल है। As the rotor circuit of squirrel cage induction motor is not accurate or not accessible, so the rotor resistance speed control is achieved only in wound rotor induction motor. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं as the rotor circuit of squirrel cage induction motor is not accessible, so the rotor resistance speed control is achieved only in wound rotor induction motor. यहाँ पर हम देखें 400 वाट 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट 936 आरपीएम। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ रोटर आरपीएम विथ रेस्पेक्ट टू रोटर। तो रोटर स्पीड ऑफ रोटर आरपीएम हमें फाइंड करनी है विथ रेस्पेक्ट टू द रोटर। यहाँ पर 40 वाट 400 वाट 50 हर्ट्ज और 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर दे रखा है, 936 आरपीएम पर ये रन कर रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P से हम निकालें। एफ की वैल्यू 50 डिवाइड बाई पी की वैल्यू क्या है 6, तो ये आ जाएगा 1000 आरपीएम। सिंक्रोनस स्पीड आ गई है। इससे स्लिप हम निकाल सकते हैं, स्लिप इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लिप एन एस माइनस के एन। तो 1000 माइनस के 936, तो ये एस इंटू एन एस की वैल्यू आ गई है 64 आरपीएम। तो ये आ गई है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रोटर आरपीएम विद रेस्पेक्ट टू रोटर। तो रोटर आरपीएम यहाँ पर आ गई है विद रेस्पेक्ट टू रोटर 64 आरपीएम। नेक्स्ट हम देखें, एन इंडक्शन मोटर एट 50 हर्ट्ज 1000 आरपीएम स्पीड विल हैव। तो कितने पोल यहाँ पर होंगे, तो सिंक्रोनस स्पीड की बात करें 120 F/P से हम निकालें तो ये आ जाएंगे पोल की वैल्यू 6, यानी पी की वैल्यू 6 आएगी 120 F/P, क्योंकि एन नीचे आ जाएगा, यहाँ पर एन दे रखा है 1000, तो 120 इंटू 50
डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 20 बार और ये आ जाएगा 6 बार, तो 6 पोल आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्लिप जीरो है तो टॉर्क ऑफ मोटर क्या होगी? तो टॉर्क भी यहाँ पर जीरो होगा, स्लिप जीरो है तो, क्योंकि नो रिलेटिव स्पीड टॉर्क इक्वल टू जीरो। स्लिप अगर नहीं है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। नेक्स्ट हम देखें, रिवर्सिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज अचीव्ड। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को किसको द्वारा रिवर्स किया जा सकता है? इंटरचेंजिंग एनी टू फेज ऑफ द सप्लाई लाइन। सप्लाई लाइन के टू फेज को चेंज कर दो, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है बाय इंटरचेंजिंग एनी टू फेज RPF RMF rotate in the opposite direction, so motor direction reverse. नेक्स्ट हम देखें, find the frequency of rotor induced EMF of three phase 440 volt 50 hertz इंडक्शन मोटर हैविंग द स्लिप ऑफ 10%। तो स्लिप यहाँ पर रखिए 10%, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो रोटर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एच टाइम स्लिप फ्रीक्वेंसी, और स्लिप दे रखिए यहाँ पर कितने? मोटर हैविंग स्लिप ऑफ 10%, तो मोटर हैज की इसकी स्लिप दे रखी 10% यानी 0.1 होगी स्लिप, तो इसके अकॉर्डिंग रोटर की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.1 इंटू 50, तो आ जाएगी 5 हर्ट्ज। तो पी मैकेनिकल यानी कि पी मैकेनिकल की वैल्यू क्या होगी? पी मैकेनिकल होगी स्पीड इंटू टॉर्क, स्पीड इंटू टॉर्क, तो ये आ जाएगी ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर ओमेगा इंटू टी से हम निकाल सकते हैं, या फिर रोटर फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई है? 5 हर्ट्ज आ गई है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है जैसे let us t is the net torque developed by the rotor run at omega radian per second, what is the mechanical power developed। जैसे कि यहाँ पर नेट टॉर्क है जो रोटर के द्वारा दी जा रखी है वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड दे रखी है, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है वो हमें निकालनी है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगी? पी मैकेनिकल इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 60 टी। The Faraday law is the law that represents that's how a magnetic field will interact with an electric circuit to produce the EMF। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये F की वैल्यू क्या हो जाएगी? AE प्लस के Q इंटू यूवी, इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू क्या हो जाएगी? P मैकेनिकल इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाई 60 टर्न। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।